रोज़ाना लेक्चर में चाहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, और इसकी हिस्ट्री को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है आज का, और इसकी हम डिस्कशन करेंगे कि जो सेल थ्योरी है ना। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम बेटा, तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम, जितने भी देखने वाले हैं। वेलकम टू campus.pk। हर रोज़ कुछ बच्चे नए आते हैं, कुछ पुराने दौड़ जाते हैं। ये सब सिस्टम जो है वो इसी तरह चलता रहता है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो कांस्टेंट पढ़ें, लेक्चर मिस ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वजह से आपका हो जाता है, आप जो है वो लेक्चर मिसिंग है, आप कहीं चले गए हैं वटेवर, तो वो यहाँ पे मौजूद होता है, लेक्चर अवेलेबल होता है, तो वो आप यहाँ से दोबारा से देख सकते हैं। आप डाउनलोड करके या वैसे ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वो देखा करें। और क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर देखने में आपके पास क्वेश्चन करने की, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए जब आप ऑफलाइन लेक्चर देखें तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जब भी आप दोबारा आएँ तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर रहे, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस तरह से वर्किंग कर रही है, क्या चीज़ है। बायो के अंदर अगर देखा जाए ना, हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर हम हर चीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन ही डिस्कस कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर में उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, कहाँ मौजूद है, और उसकी कितनी लेयर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फंक्शन में वो काम क्या करता है, किस तरह से करके करता है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये सेल के ऑर्गेनेलिज के अकॉर्डिंग है कि सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो हैं। ठीक है जी, माहीन वेलकम टू campus.pk। तमाम बच्चे जो हैं वो न्यू आने वाले को वेलकम भी किया करें, इनसी बात होती है, क्योंकि आपकी एक क्लास है, बिल्कुल जिस तरह एक क्लास है। वालेकुम सलाम, ठीक है। और तो वेलकम भी किया करें, ये एक अच्छी रवायत होती है, एक अच्छी रीत होती है, अच्छे अखलाकियात का एक वो पता देती है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं माहीन। इफ़ यू आर न्यू इन द campus.pk देन यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर ऑन द वेबसाइट ऑफ campus.pk। यहाँ पे आप प्रीवियस लेक्चर भी जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल लें जी, हम आज की अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा उसे, हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसमें जो है ना वो सेल थ्योरी ही इम्पॉर्टेंट है। जीशान, आई एम न्यू सर, वेलकम टू campus.pk। जिस तरह के तमाम स्टूडेंट्स को पता है, कुछ को नहीं भी पता होगा कि आई एम हुज़ैफ़ा रफ़ी, मेरा नाम हुज़ैफ़ा रफ़ी है, और campus.pk आप लोगों का मैं जो है वो बड़ी बात होती है, आप लोगों को मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मॉर्निंग में वैसे मैं किप स्कूल में होता हूँ, लेकिन आजकल तो आपको पता है स्कूल बंद हैं, तो मैं सो रहा होता हूँ मॉर्निंग में, मतलब थोड़ी बहुत काम होते हैं, लेकिन वैसे ठीक है। तो इसके बाद हम आज की बात करते हैं। हमारे पास है आज का टॉपिक जो है वो है जी सेल थ्योरी। आज आपको मार्कर सही नजर आ रहा है, सेल थ्योरी की आज हमने डिस्कशन करनी है कि देखें सेल थ्योरी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम फजील, आप भी न्यू हैं, वेलकम टू campus.pk। ठीक है, तमाम बच्चे जितने भी न्यू हैं यू आर वार्मली वेलकम टू द campus.pk। ये हमारी एक क्लास है, बिल्कुल जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं। आपने जो हमने आपको पढ़ाना है आपने उसे अंडरस्टैंड करना है। जहाँ पे कोई मसला आएगा, कोई इशू होगा, तो आपको बाकायदा क्वेश्चनिंग का ऑप्शन है आपके पास, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप LGGS, बिल्कुल मैं वहाँ पे भी पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा ख्याल आपने शायद मुझे वहाँ पे, मैं तकरीबन कोई 2 महीने वहाँ पे रहा हूँ, काफ़ी अदारों का एक्सपीरियंस है। आई थिंक यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। ठीक है, वहाँ पे जो है अब भी जो हैं सर अहमद वहीं पे पढ़ाते हैं, जो आपको फिज़िक्स पढ़ाते हैं। और मतलब काफ़ी अदारों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे अपने भी, जिन्हें फिज़िकली भी मुझसे, और उस स्कूल में बड़े मज़े की बात ये है, तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, मैं जो है ना वो टेस्ट
लेने आता होता था ना, बायो और केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते थे क्लास के, मतलब चेकिंग आप कह सकते हैं, मेरी कोई क्लास नहीं होती, सिर्फ मैं टेस्ट बनाता था या टेस्ट लेता था, सुपर चेकिंग एक आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा हुआ है कि जब गर्ल्स कैंपस में, बॉयज़ कैंपस में ऐसा होता है, गर्ल्स कैंपस में कभी अगर मैं गया हूँ ना किसी क्लास में, तो उन्होंने मुझे देखते चीखें मारना शुरू कर दी हैं गर्ल्स ने कि पता नहीं जी आज टेस्ट होने लगा तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की कोई इशू नहीं होता। जो टेस्ट है ना, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। देखिए ये टेस्ट और सारा कुछ है चेकआउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट है हमारे पास आगे, जो बोर्ड का पेपर देना है, वो हमारा बेसिक एम है, उसे हमने अच्छा जो है ना बेहतर करना है। वालेकुम अस्सलाम बिनिश, ठीक है। बस टाइमली आया करें, मेरा यही कोशिश होती है कि 5 मिनट ना कोई बातचीत आपसे गपशप हो जाए। इतनी देर में तमाम स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है टॉपिक को थोड़ा सा मतलब डेली की जो डिस्कशन भी हो जाती है। आज मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इवन के अप्रैल है तो इसके अंदर भी बाहर, आज मैं जब बाइक पे आऊँ तो काफ़ी कूलिंग थी। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद हिस्ट्री में ही फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि इस डेट के अंदर, इस मंथ के अंदर इतनी कूलिंग। इसमें तो अच्छी खासी गर्मी होती है, एयर कंडीशन चल रहे होते हैं लोगों के, लेकिन आज जो है वो अच्छी कूलिंग थी। तो इसलिए जो है वो एक अच्छा इम्प्रेशन है कुदरत के ऊपर। आप ये कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर ये जो चीज़ एक सामने आई है वो ये है कि जी आप जो है कुदरत को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सही अपनी ओरिजिनल शेप में। मैंने ये देखा है कि जब पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी तो फुटपाथ पे, साइड पे या रोड साइड पे आपको बहुत सारे प्लांट्स लगे होते थे। जब मैं देखता था तो मैं ये देखता था उनके ऊपर एक मिट्टी की तह जमी होती थी, मिट्टी की एक तह उनके पत्तों के ऊपर जमी होती थी, और वो अजीबो गरीब कहानी सुना रहे होते थे। आज मैंने देखा सारे पौधे इतने ग्रीन, इतने ग्रीन, इतने ग्रीन, मैंने कमाल हो गया भाई, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो असल ये है कि वो धूल गर्दो गुबार उड़ाने वाली गाड़ियाँ और सारी ट्रैफिक जो है वो अब नहीं है। तो आप सोचें कि कुदरत जो है वो बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने अगर देखा जाए तो बेसिकली रिपेयरिंग के लिए दुनिया को हमने जो उसका हाल कर दिया था ना, उसकी रिपेयरिंग के लिए इसे क्लोज डाउन कर दिया है। अब ये रिपेयर हो रही है कुदरती तौर पर, ठीक है। परिंदे जो हैं और जानवर जो हैं वो आज़ाद हैं। अभी आज मैं एक देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर मार्गला हिल्स पहाड़ियाँ जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे जानदार हैं। उसके अंदर चीता भी, जिसे आप तेंदुआ बोलते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है। टाइगर जिसे आप कहते हैं आमतौर पर, मतलब वो इंडेंजर्ड स्पीशीज, इट इज़ कंसीडर्ड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज बट इट इज़ प्रेजेंट इन द पाकिस्तान। वहाँ पर मौजूद हैं। मार्गला हिल्स पहाड़ी सिलसिला है काफ़ी बड़ा सारा, और ये आगे तक जाता है। तो जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि अब सारा लॉकडाउन हो गया, कोई बंदा निकल नहीं रहा वहाँ पर जान रहे, वहाँ पर डिफरेंट ट्रेल्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर लोग जाते हैं, अब वो भी नहीं जा रहे, तो वो क्लोज डाउन है सारा सिस्टम। तो इस वजह से वहाँ पर जानवरों को खुले आम घूमते फिरते देखा गया है। आप नेट पे देख सकते हैं, वीडियो शायद अपलोड हो गई हो, आपको पता चल जाएगा कि बड़े खूबसूरत जानवर और बड़े बेहतरीन और खूबसूरत जानवर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मतलब इंसानों को बंद कर देना अगर, तो तमाम जानदार जितनी वाइल्ड लाइफ है वो ग्रो करना शुरू कर देगी। एक इंसान जो है, हज़रत इंसान, अगर हम अल्लाह के बंदे बन के रहें सही मानों में, और कोई अल्लाह की मखलूक को तंग ना करें, डिस्ट्रक्शन नहीं, नो डाउट अपनी हम प्रोग्रेस करते रहें, अपनी तरक्की करते रहें, हमें कोई नहीं रोक रहा, गौर फिक्र करें हर चीज़ पे, लेकिन अल्लाह की मखलूक को बिला वजह तंग ना करें, बिला वजह डिस्ट्रक्शन ना करें, ठीक है। तो वो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। तो इस तरह की चीज़ें ले जी। सेल थ्योरी की बात करते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो आई थिंक मौजूद नहीं हो रहा, बट मैं जो है वो देख लेता हूँ इसे कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने मौजूद हैं। फ़िल वक्त तो अभी जो है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है जी, लें जी, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो हम देखते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या क्या करना है, ठीक है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिकली सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी जो है उसके अंदर क्या क्या है। सेल थ्योरी भी बोलते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, ठीक है। सेल्स, हमने सेल जो है ये कहा है कि दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
हर जानदार। अब हमारा बेसिक टॉपिक शुरू हो गया, तो इसे जो है ना वो पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 54 है, 55, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पेज 55, ठीक है। सेल थ्योरी, हिस्ट्री एंड फार्मूलेशन, हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ द सेल थ्योरी। सबसे पहले ये है कि सेल्स किस तरह बनते हैं, सेल का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह लाइफ एग्जिस्ट करती है, और सेल ही बेसिक यूनिट, मतलब इसके 3 पार्ट वो आगे हम पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं, साथ साथ इसमें आपको बताता चलूँगा। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, एंशिएंट ग्रीक, पुराने यूनानी लोग जो थे, वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। उन्होंने सबसे पहले जो है वो नेचुरल वर्ल्ड उसका डाटा ऑर्गेनाइज किया। आज थोड़ा सा हम स्पीडली चलेंगे, एक टॉपिक आगे से भी करेंगे। अरिस्टोटल, इसे अरस्तु, असल में ना जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनको जब वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, उनका नाम काफ़ी हद तक बिगाड़ देते हैं, तो वो लगता ही नहीं है कि ये जो है ना किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। अरिस्टोटल, अब आप कहेंगे ये अरस्तु एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, और मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इतना काम किया है ना, बिलीव मी, आज की जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बेस कर रही है उनकी बुक्स के ऊपर, कि उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, और उन्होंने ऐसी एक साइंटिस्ट था, उसने ना ब्रेन का ऑपरेट तक किया हुआ है, ब्रेन का ऑपरेट तक किया हुआ है उस वक़्त के जब कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी नहीं होती थी, उस वक़्त उन्होंने किया हुआ है। आज के दौर में लाहौर, पाकिस्तान के अंदर आई थिंक एक ही इंस्टीट्यूट है लाहौर में, जनरल हॉस्पिटल, जो ब्रेन के ऑपरेशन करता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव। आपने थोड़ा सा भी उसमें डैमेजिंग हो गया, कोई इधर से उधर मतलब हो गया, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए वो पार्ट जिसको वो कंट्रोल कर रहा है वो पैरालाइज हो जाता है, वो काम नहीं करता, तो ये बहुत सेंसिटिव। तो इसके ऑपरेशन उस दौर में आज से हज़ारों साल पहले मुस्लिम साइंटिस्ट करते थे, कमाल की बात है, ठीक है। तो ये वो एक शेर है ना, थे तो आबा वो तुम्हारे, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतजर फरदा हो, अल्लामा इकबाल का शेर है कि वो हमारे आबा व अजदाद थे, लेकिन वो काम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और कहते हैं कि हमें इज्जत वो नहीं मिली जो उनको मिली थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जो है वो प्रेजेंटेड द आइडिया दैट द एनिमल एंड प्लांट आर समहाउ रिलेटेड, कि एनिमल्स और प्लांट, क्योंकि ये बहुत पुराने दौर की बात है, उस वक्त इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, इतनी बेसिस भी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कि सेल भी होता है कोई, ये तो सेल अभी सेल डिस्कवर नहीं हुआ, ऑर्गेनाइज तो बाद की बात है ना, ठीक है। उन्होंने कहा प्लांट और एनिमल के रिलेटेड ना, उसका मतलब था कि दीज आर बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेटर दिस आइडिया गिव राइज टू क्वेश्चन लाइक इज देयर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म में शेयर्ड है, एक जैसी है, ठीक है। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर द फर्स्ट यूज इन द 17th सेंचुरी, नो वन नो विद द certainty that living organism do share of fundamental unit cell। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि सेल क्या है और किस तरह से वो वर्किंग करता है। सेल वॉल फर्स्ट डिस्क्राइब द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था, उसने सबसे पहले सेल वॉल डिस्कवर की, और इसी ने ही फिर बाद में सेल को डिस्कवर किया था, वो हम बात करते हैं। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप, उसने अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप जो है वो एक प्रोड्यूस की थी, उससे उसने एग्जामिन किया। स्लाइस ऑफ एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क होता है, आपको मैं बताएं, शायद केमिस्ट्री लैब में आपने देखा हो कि एक ना लकड़ी होती है, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, बहुत हल्का लाइट वेट होता है, उसे आज से कोई 20 साल पहले की बात है कि बोतल का ढक्कन बंद करने के लिए ना, 10-20 साल पुरानी बात होगी, बोतल का ढक्कन बंद करने के लिए, उस वक्त ढक्कन नहीं होते थे, शीशे की बोतल होती है, उसे ढक्कन को बंद करने के लिए वो कॉर्क इस्तेमाल किया जाता है, वो कॉर्क होता था, ठीक है, लकड़ी का बना इतना गोल सा। उसने कॉर्क के अंदर उसकी एक बारीक लेयर बनाई और उसमें से उसने सेल को ऑब्जर्व किया। उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपार्टमेंट, जिस तरह हनी बी शहद की मक्खी का छत्ता होता है, इस तरह उसने कहा कि सेल आर बेसिकली कंपार्टमेंट जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये उसने कहा था कि सेल्स इस तरह के हैं। तो बाद में जो है फर्दर इसके ऊपर जो है वो वर्किंग चलती रही, और ऑल ऑर्गेनिज्म, और ये इस तरह से उसने कहा था कि ये सेल जिस तरह एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, हनी बी कॉम, उस तरह का उसने कहा था कि ये सेल कहते हैं खाली खाने हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। आपकी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जो है ना वो एंड पे इंशाल्लाह इसे लेंगे। उसने कहा था कि सेल इज़ अ कंपार्टमेंट,
सेल वॉल, इसकी भी अभी हम बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं, वो आगे भी टॉपिक आ रहा है, उसे भी हम देख लेते हैं। सेल मतलब फर्स्ट ये हो गई बात। इन 1665 मार्क कीजिएगा एमसीक्यूज, ठीक है। ही यूज हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ये बात होगी। हुक ऑब्जर्व मतलब रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द हनी कम्प ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, उसने शहद की मक्खी जैसा मतलब उसमें देखा, ऑब्जर्व किया। और इसके बाद ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट ऑफ कॉर्क सेल सेलुला, सेलुला मतलब लैटिन वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स के अंदर उसने क्या, हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज अ सेल, उसकी ही ये टर्म बनाई गई जो आज हम उसे सेल कहते हैं। जिस तरह बायोस एंड लोगोस, बायोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना, माला एंड एरिया, ठीक है, मलेरिया, वो हमने पीछे डिस्कस किया था। उसके बाद है जी द फर्स्ट लिविंग सेल, आगे आपने इसे पढ़ना है, इसमें कोई चीज़ होगी ऑब्वियसली, तो उसे आपने डच न्यूट्रिशिस एंटोनिया, ये एक और साइंटिस्ट है। नेक्स्ट आप पेज पे आए जी, पेज नंबर 56 पे। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, हमने नेक्स्ट टॉपिक भी करना है, तो इसे आपने खुद रीड करना है। इसमें से जो मेन पॉइंट था रॉबर्ट हुक का वो मैंने आपको बताया है, फर्दर भी इसे देख लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा जी 56 पे, आपने इसे रीड आउट करना है। जहाँ कोई इशू लगे, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आपने नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछना, या अभी आप एंड पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं जी। इन 1855 रोडोल्फ अ जर्मन फिजिशियन प्रपोज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी, उसने सेल थ्योरी की एक एक्सटेंशन, एक साइड ब्रांच उसने जो है वो पेश की। सेलुला मीन सेल, उसने कंपार्टमेंट को, सेल बेसिकली एक खाने को कहते हैं, ठीक है। तो सेलुला का मतलब उसने कहा था कि ये एक कंपार्टमेंट है, खाना है, ठीक है जी। ही प्रपोज दैट आल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसने कहा तमाम जो लिविंग सेल है वो पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं, बनते हैं। इन 1862 लुइस पास्चर, ये एक साइंटिस्ट था जिसने पास्चराइजेशन, आपने सुना होगा कि दूध को अगर आप बॉयल कर लें तो नेक्स्ट तकरीबन 16 से 20 घंटे के लिए वो सेव होता है, ख़राब नहीं होता। तो ये पास्चराइजेशन का अमल जो है लुइस पास्चर साइंटिस्ट जो है उसने कहा था। उसने सेल थ्योरी में भी काम किया। प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द दिस आइडिया, उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इसके आइडिया का, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी, इट इज वाइज, ये भी आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3, ये आप लोगों ने याद करें। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, आपने मार्क करना है। राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स आर पॉस्टुलेट, क्या लिखा हुआ जी, जो भी लिखा। सेल थ्योरी इट इज मॉडर्न इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल या पॉस्टुलेट या व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आपने ये तीनों जो इसके है ना ये लिखने हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, तमाम सेल एक या एक से ज्यादा, तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल जो है सबसे छोटी जिंदा मतलब जानदार चीज है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और ये जो है तमाम जानदारों का बेसिक यूनिट है, हर जानदार के अंदर यही पाया जाता है, सेल ही पाए जाते हैं। वो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, लाखों करोड़ों। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, जबकि एक बैक्टीरिया जो है वो एक सेल है, अमीबा जो है वो एक सेल है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है। ये तमाम यूनिसेलुलर हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, ठीक है जी। इसके बाद सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है वो पुराने जो मौजूद सेल हैं उनसे मिलकर जो है, उनसे जो है वो बनते हैं नए सेल। ये 3 पोस्टुलेट आपको याद होने चाहिए कि एक तो यह है कि तमाम जानदार सेल से बनते हैं, दूसरा नए सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देख लेते हैं बेटा इसे। असल में ना अभी मैं साइंटिस्ट की डायग्राम तो नहीं बना सकता ना। आगे हम सेलुलर स्ट्रक्चर पे आते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसे अब आपने रीड आउट करना है। ये थोड़ा सा काम मैं ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहा हूँ कि ये आपने करना है, ठीक है जी। तो बाकी का काम इंशाल्लाह वो हम देख लेते हैं खुद से। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सेल वॉल, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ले जी, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हमारे पास सेल स्ट्रक्चर आ गया है एंड क्या है जी, फंक्शन। ले जी,
ये आपके पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? सेल जो है ना उसकी आप कहें अगर 100% कोई रेगुलर शेप नहीं होती। सेल की जो है वो शेप डिपेंड अपॉन द उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी जो शेप है वो अलग अलग पॉसिबल है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक जनरल सेल को देख लेते हैं। कहते हैं इधर अब डायग्राम हम थोड़ी सी इसकी ज़रा नीटली बना लेते हैं। इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है। एक आप गोल सर्कल बना लेंगे, दरमियान में आपने एक न्यूक्लियस बना लेना है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। इसके साथ साथ आपने जी वो बना लेने हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसके साथ साथ बनेंगे इस तरह करके। तो कुछ के साथ आपने इसके ऊपर डॉट्स लगा देने हैं, बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। यहाँ पे आपके पास गोल्जी अपरेटस इस तरह से करके, दीज आर गोल्जी अपरेटस। साइड पे कुछ गोल्जी वेसिकल्स भी आपने बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी? लाइजोसोम। और इसके बाद आपके पास आ गया जी साइटोस्केलेटन, दरमियान में कहीं भी कुछ भी। और उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये सारे एक स्ट्रक्चर है। इनको अलग अलग से हमने जो है ना वो अलग अलग से डिस्कस करना है। हाँ जी बेटा, क्या आप कह रही हैं? सर प्लीज़ क्या है जी? स्पीड इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। अच्छा, आज बहुत तेज़ है। चलें, असल में ना ये जो साइंटिस्ट वाला टॉपिक है इसमें एमसीक्यूज और शायद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है पॉसिबल है जो सेल थ्योरी वाला है। अब आपको तो इतना आइडिया नहीं होता, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, जो कोई आपकी वो हो मुझे बताएं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, क्योंकि बायो में यहाँ से देने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एमसीक्यूज वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन आगे जो टॉपिक है ना, दिस इज द प्योर बायोलॉजी, वो प्योर बायोलॉजी जो है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। चलें जी, थोड़ा चलें सेल वॉल से भी पहले हम पढ़ लेते हैं। सेल वॉल मतलब छोटा सा सेल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कल इंशाल्लाह सेल वॉल स्टार्ट करेंगे, बाकी आपका पीछे से ही टॉपिक जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। ये एक अभी मैं ओवरऑल सेल का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद हम सेल के हर ऑर्गेनेलिज को अलग अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये ना समझे कि मैंने ये सेल बना दिया, सारा कुछ बता दिया, सारा पढ़ लिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सारा पूरा चैप्टर है बेसिकली। न्यूक्लियस अलग से एक टॉपिक है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। गोल्जी अपरेटस पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। सेंट्रियोल अलग से लॉन्ग क्वेश्चन, और एक चैप्टर के अंदर भी इसकी डिस्कशन है, ठीक है। और ये मतलब हर एक चीज़, जितने ऑर्गेनेलिज हैं इसके अंदर, वो सब एक अलग अलग से क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बनाएंगे दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी by the help of breakdown of glucose, which is known as cellular respiration, which is discussed in the previous section in chapter number 7 bioenergetics. Glycolysis, you know about glucose, breakdown of glucose into carbon dioxide and other compound like water, and produce ATP, adenosine triphosphate, which is energy currency for the cell, ठीक है। अच्छा जी, आपकी अपनी डिस्कशन है। ले जी, ये सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक स्ट्रक्चर हमने जनरल बना लिया, इसमें कुछ ऑर्गेनेलिज मिसिंग है। अब इसके बाद हमने बात करनी है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है जी? कि ये गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी बॉडीज हैं, तो इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है? इसका स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, इस तरह का होता है। इसका फंक्शन क्या है? असल में ना आप लोग परेशान शायद हो रहे होंगे कि बायो में सर बोर्ड पर इतना लिखते नहीं। असल में लिखने के लिए कुछ था नहीं, जनरल सी चीज़ें थी। अब आप देखिएगा, आप कहेंगे सर बोर्ड पर लिखते ही बहुत है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो अभी हमारी जो फिलहाल डिस्कशन है वो साइटोस्केलेटन की है। हम एक जनरल बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड होती हैं, कि सिंपल माइक्रोस्कोप से आप क्या क्या सेल के अंदर देख सकते हैं, वो आप वैसे भी देख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, किसी भी बर्ड का जो एग है, खास तौर पर मुर्गी का अंडा आप देख लें, दिस इज़ अ सेल, ये एक सेल है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, हम इस तरह से इसे, आपने बॉयल्ड एग जो है वो ऑब्वियसली यूज़ किया होगा, ठीक है। दिस इज़ द एग। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? शेल है, वो एक हार्ड होता है। उसे आप जब आप बॉयल करते हैं ना, तो उसे आप तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसे खाने के लिए इस्तेमाल करते। इसके बाद इसके इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती है, एयर स्पेस, ये जो है स्टेबलाइज करने के लिए मौजूद होती है इसके अंदर। और बाकी ये सेल मेम्ब्रेन आ गई नीचे की तरफ। मतलब जब आप बॉयल्ड एग को छीलते हैं तो उसके नीचे एक बारीक सी झिल्ली होती है। दिस इज अ स्मॉल थिन मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द शेल, विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और दरमियान में क्या होता है? एग यॉक, अंडे की जर्दी जो होती है उसे हम कहते हैं दिस इज द न्यूक्लियस।
सिंपल माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उससे आप सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म नहीं देख सकते, उससे आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 पार्टिकल्स देख सकते हैं। अब ये हमारे पास 3 कैसे, एक शेल हो गया और सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, और तीसरा इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक विस्कस लिक्विड मटेरियल होता है गाढ़ा, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हैं। ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इतने ऑर्गेनेलिज्म हैं तो स्पेस में तो नहीं होंगे ना, वो लिक्विड मतलब जिस तरह जेल होते हैं, आप लोग आजकल यूज़ कर रहे होंगे सैनिटाइजर, जैसे जेल लाइक मटेरियल, उस तरह का मटेरियल होता है सेल के अंदर। तो उसके अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, सारे ऑर्गेनेलिज्म इसके अंदर होते हैं। मतलब किसी भी एक फैक्ट्री में काम करना है तो पर्सन्स के रहने के लिए कोई ऑफिस या कोई जगह चाहिए, उसके अंदर रहते हुए वो काम करेंगे, तो इसके अंदर वो साइटोप्लाज्म है। यही साइटोप्लाज्म के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी आज हमने डिस्कशन करना है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएंगी, मसला ही कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत। तो इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो है जी माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट आई थिंक आपके नहीं है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अलग से डिस्कशन है, बिल्कुल है, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी हम फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहे, तो इसलिए क्योंकि वो टॉपिक भी अलग से हैं, मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए वो उन टॉपिक्स के क्योंकि बच्चे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए, लास्ट हमारे 5 मिनट्स हैं। प्लीज़ आप लोग अपने अपने क्वेश्चन जो है वो अब मुझसे कर सकते हैं, और अपना फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा कि कोई बात समझ तो नहीं आई या समझ आ तो नहीं गई, तो वगैरह वगैरह, वो अब आपको बेहतर पता है। खैर मतलब ये है कि अगर हम टीचर जितने भी हैं आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, या बुरा पढ़ा रहे हैं, जैसा भी है वो आप पे डिपेंड करता है या हम पे डिपेंड करता है, तो आप कम से कम अपने टीचर की हौसला अफजाई तो करें। हाँ जी, हमें पता चले कि हमें जो है वो बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमें पता चले कि बच्चे जो है वो इस मेथड को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, पीछे हमने जो है वो इतने सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो पीछे वाला आप खुद कर लीजिएगा, ये हम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ 1 और मोर सेल। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी देख रहा हूँ। वायरस, प्रायोन एंड वायराइड आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। ये हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि प्रायोन एंड वायराइड बेसिकली इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ये वायरसेस कंसीडर होते हैं। एक में प्रोटीन है और एक सिंपल आरएनए होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए सेलुलर, ए का मतलब होता है माइनस, ए सेलुलर के सेल नहीं है, ए सेलुलर पार्टिकल जो सेल में कंसीडर नहीं होते। एक सब सेलुलर पार्टिकल होता है, याद रखिएगा, सब सेलुलर पार्टिकल वो होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, और ए सेलुलर पार्टिकल वो हैं जो सेल कंसीडर नहीं होते। वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल, वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज सब सेलुलर पार्टिकल, ठीक है। बेसिकली जो सब सेलुलर पार्टिकल हैं वो सेल के अंदर हैं, और जो ए सेलुलर पार्टिकल हैं वो नॉन लिविंग हैं, वो वायरसेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। बेसिकली आपको बताता चलूं कि आज के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपसे कोई पूछ रही, यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो क्या आपके पास मेथड है जी, 3 चीजें। लिविंग थिंग जो है वो कैन ग्रो इन साइज, जो जिंदा जानवर है वो साइज में ग्रो करेगा। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, दे कैन मेटाबोलाइज, वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म फूड की डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, तो वो फूड की डाइजेशन। अब जो है वायरसेस जब हवा में है, चाहे वो कोरोना वायरस है, ना वो ग्रो कर रहा है साइज में, ना वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और ना वो मेटाबोलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब है वो नॉन लिविंग है। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा तो ये तीनों एक्टिविटीज वो करेगा, देन इट इज कंसिडर्ड एज लिविंग। दैट इज वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड एट द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन इंक्रीज इन द नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन। वी नो दैट सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना, उसके अंदर इसे कंसीडर नहीं किया जाता है। ये स्टेटस ऑफ वायरस हमने पीछे भी पढ़ा था, आज दोबारा से बस आपने एक याद रखना है, ए सेलुलर पार्टिकल आर वायरसेस, बस सिंपल ये याद रख लीजिए। बाकी सब सेलुलर पार्टिकल और सेल के अंदर मौजूद होते हैं। लिए जी बेटा, आपके साथ साथ बातें भी चल रही, वायरसेस मैंने सेल वायरस
सेल नहीं होता है। नहीं बेटा मोहम्मद, वायरसेस में सेल नहीं होता, वायरसेस सेल होते ही नहीं है, वायरस में सेल होना तो दूर की बात है। ले जी आपके क्वेश्चन मैंने देख रहा हूँ, तो कोई सिग्निफिकेंटली क्वेश्चन आपका तो नहीं है, तो फर्दर मोर आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। हाँ ये अब्दुर्रहमान मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, ए सेलुलर पार्टिकल वो हैं जो नॉन लिविंग हैं, वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल, और सब सेलुलर पार्टिकल्स वो हैं कि जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सब सेलुलर पार्टिकल। जबकि जो ए सेलुलर पार्टिकल हैं वो वायरस हैं बेसिकली, वो हमने लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था आपको मैंने, वो जब तब मैं घर में होता था तब वहाँ पे लेक्चर दिया था। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वायरस का, जिसे आप कहते हैं दिस इज द बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज कहलाता है। इस तरह से करके FSC पार्ट 1 के सिलेबस में या 2 के में, और इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा DNA मौजूद होता है, ये सेल नहीं है, दिस इज इन्फेक्शियस पार्टिकल, प्रोटीन कोड है, दरमियान में DNA है, इसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। दिस इज द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है जी। फर्दर मोर आपको जो है आपके मैं क्वेश्चंस वगैरह देख रहा हूँ। अफरा है सर, प्लांट तो फूड को डाइजेस्ट नहीं करते बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा क्यों नहीं करते, वो डाइजेस्ट करते हैं, वो ग्लूकोज की, उनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, वो ग्लूकोज की डाइजेशन करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लांट के अंदर जो हमारे अंदर सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेशन प्लांट में भी चल रही है, उनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम अलग है, वो भी चलता है, वो सिर्फ दिन के टाइम चलता है, रात और दिन वो रेस्पिरेशन करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं रात को आपको दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिन चिमट जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, जन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। एक आयत है कुरान पाक की, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मतलब इस तरह है कि जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया, तो इसका मतलब जिन्नात मौजूद हैं। 29वें पारे के अंदर सूरत जिन भी मौजूद है, ठीक है, तो जिन्नात हैं, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, उस तरफ आ जाता है। हम फिलहाल बात कर रहे थे और की, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। ले जी आपका आज का लेक्चर का टाइम आपका भी और मेरा भी ये ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह कल से अब हमारी डिस्कशन चलेगी सेल वॉल की, और इससे आगे एक टॉपिक 2 टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसे जो है ना वो करते रहेंगे। असल में यह है कि हम इतना चलें, ज़्यादा स्पीड अप नहीं करते काम को, मुझे बच्चों के उससे अंदाज़ा हो गया है। एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, 2 इकट्ठे नहीं करेंगे, एक एक करते जाएंगे, वो आपके लिए आसान भी हो, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो याद करने 2 टॉपिक मुश्किल होंगे। एक एक टॉपिक करते जाएंगे ताकि आप लोग आसानी से उसे करते जाएं, ठीक है। फिर आपका जो टेस्ट शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर लिया गया है, तो वो आपके टेस्ट भी होंगे, और फर्दर मैं असाइनमेंट भी कोई आपको इंशाल्लाह जल्द ही इसी वीक के अंदर, आज तो फ्राइडे है, सैटरडे, नेक्स्ट वीक में आपको कोई असाइनमेंट दूंगा, उसके फिर आपके प्रॉपर मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के, जो आपने सबमिट करवानी होती है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, तो इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।